देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी जनरल पॉइंट पे, है ना, जिसको आप एनी पॉइंट भी कॉल करते हैं, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बात बता दूं। पहले देखिए, क्या बेसिक बात है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, और ये डाइपोल की लेंथ होती थी 2L, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होता था, E इक्वल्स टू आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो हम देखते थे कि ये डाइपोल जो है वो अपने एक्सियल पॉइंट, कौन से पॉइंट एक्सियल होते थे, जो इस लाइन में पढ़ते थे, है ना, डाइपोल की लाइन में पढ़ते थे, वो पॉइंट एक्सियल होते थे। तो ये डाइपोल जो है वो अपने एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जो उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे होता था। तो आप देखते थे इस पी पॉइंट पे डाइपोल 1/4πε0 2p/r³ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता था, है ना, और ये पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट होता था आपका। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता था ये डाइपोल अपने इस एक्सियल पॉइंट पे, जहां पे पी क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अच्छा, जबकि डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होता था, 0, पर फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना। अच्छा, उसके बाद इस लाइन में जो भी पॉइंट पड़ते थे हम उन्हें बोलते थे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम देखते थे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो अपने इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता था, एक्सियल का ठीक आधा करता था, यानी 1/4πε0 p/r³, है ना, इतना करता था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता था और एक्सियल पॉइंट पे इतना करता था। अब इन दोनों की नॉलेज के बेस पे, यानी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम कैलकुलेट करते थे कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये इस जनरल पॉइंट पी पे, जो ये जनरल पॉइंट होता था वो थीटा और आर से स्पेसिफाइड होता है ना। जनरल पॉइंट किससे डिफाइंड होता है, आर और थीटा से, जबकि जो एक्सियल पॉइंट होते हैं वो सिर्फ आर से डिफाइंड हो जाते हैं, क्योंकि एक्सियल पॉइंटों के लिए थीटा कितना होता है, 0 डिग्री, और जो इक्वेटोरियल पॉइंट होते हैं उनके लिए थीटा कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो इसलिए जो एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट है वो सिर्फ आर से डिफाइंड हो जाते हैं, पर जबकि जो जनरल पॉइंट होता है वो दो चीज़ों से डिफाइंड होता है, आर और थीटा। तो हम देखते थे कि इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प के नॉलेज के बेस पे, यानी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम देखते थे कि ये डाइपोल इस जनरल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो आपका आता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट आपका आता था 1/4πε0 p × √3 cos²θ+1। इतना बनता था कि एक डाइपोल जनरल पॉइंट पे, या जिसको आप एनी पॉइंट भी बोलते हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ये आपने देखा था। तो जब ये निकालते थे आप, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालते थे, तो आप विद द हेल्प ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प के बेस पे निकालते थे। तो इसीलिए हमने क्या किया था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि जब हम देखते थे कि एक डाइपोल अपने जनरल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो उससे पहले हम ये निकालते थे कि वो डाइपोल अपने एक्सियल पे कितना निकालेगा, फिर हम देखते थे वो डाइपोल अपने इक्वेटोरियल पे कितना निकालेगा, और फिर इन दोनों की हेल्प के बेस पे हम देखते थे कि जनरल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। पर आज हम क्या करेंगे कि अगर हमें देखना है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमारे पास, ये अपने से आर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे किसी जनरल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो इस पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, यानी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें ये नहीं चाहिए होगा कि ये डाइपोल अपने एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा और ये डाइपोल अपने इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, है ना। यहां पे हमें, जबकि जनरल पॉइंट पे अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था ड्यू टू दिस डाइपोल, तो हमें एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी नॉलेज होनी जरूरी थी। पर आज अगर हम देखेंगे कि ये डाइपोल इस जनरल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो उसके लिए आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी नहीं है कि ये डाइपोल इस इक्वेटोर एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा और इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, यानी आप डायरेक्ट जनरल पॉइंट का निकाल सकते हैं।
और क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि जो फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना ना। तो आज के केस में हम उल्टा जो करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे कि ये डायपोल इस जनरल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और उसको फिर एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए कन्वर्ट करेंगे। जबकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ठीक उल्टा करते थे, हम पहले एक्सियल का निकालते थे, फिर इक्वेटोरियल का निकालते थे, और फिर इन दोनों की हेल्प के बेस पे, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प के बेस पे जनरल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। आज हम उल्टा करेंगे, हम पहले जनरल का निकाल लेंगे और फिर उसे एक्सियल और इक्वेटोरियल में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो रही बेसिक बात। तो अब हम पहले ले लेते हैं कि हमारा क्या क्या है। देखिए हमारा ये है डाइपोल, ठीक है, और ये डाइपोल का नाम मैंने दे दिया ए बी, और इस डाइपोल पे यहाँ पे रख दिया हमने नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे रख दिया पॉजिटिव चार्ज, और ये इस डाइपोल का सेंटर ले लिया मैंने, और यही सेंटर इसका ओरिजिन भी मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये हमारा ए बी एक डाइपोल हो गया जिसपे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज है, और इस डाइपोल की लेंथ सपोज हमने ले ली 12, जब आपको पता है कि ये जो 12 होती है ये एंगस्ट्रॉम रेंज की होती है ना। किस रेंज की होती है, एंगस्ट्रॉम रेंज की होती है। ये दिखने में आपको इतनी बड़ी दिख रही है, पर ये रियल में बहुत छोटी है, एंगस्ट्रॉम रेंज की होती है। अच्छा, अब हमें देखना है कि ये डाइपोल किसी जनरल पॉइंट पे, ये है एक जनरल पॉइंट है ना, इसको हम एनी पॉइंट या जनरल पॉइंट आप बोल सकते हैं। जनरल पॉइंट मतलब ना कि एक्सियल लाइन पे नहीं पड़ना चाहिए वो पॉइंट, और इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं पड़ना चाहिए वो पॉइंट, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट पड़ेंगे और एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट पड़ेंगे उनको हम जनरल पॉइंट नहीं बोलते। इसके अदरवाइज जो भी पॉइंट होते हैं इधर उधर वो सब जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट बोल दिए जाते हैं। तो हमें देखना है कि ये डाइपोल इस जनरल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो इस जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए हम पहले इस पी पॉइंट को स्पेसिफाइड कर देते हैं। तो ये पी पॉइंट किससे स्पेसिफाइड होगा, ये स्पेसिफाइड होगा आर वेक्टर और थीटा एंगल से स्पेसिफाइड होगा, है ना। इन तीन चीज़ों से ये स्पेसिफाइड होगा। थोड़ा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, सही से ज्वाइन कर लेता हूँ, ये इस तरीके से हमने कर लिया। तो ये हो गया आपका। तो अब हमें देखना है ये चीज़, तो ये जो पी पॉइंट है वो किससे स्पेसिफाइड है, आर से और थीटा से स्पेसिफाइड है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमें देखना है कि डाइपोल इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल निकलेगा। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें डाइपोल का चार्ज गिवन है और डाइपोल की लेंथ गिवन है। तो इसका मतलब डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हमें गिवन होगा, और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, और इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये होती है, ठीक। अच्छा, जब हमें इस जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट करना है कि ये डाइपोल कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो ये जो जनरल पॉइंट होगा पी, वो स्पेसिफाइड होगा किन कोऑर्डिनेट से, आर और थीटा से, है ना। ये पी पॉइंट को कौन स्पेसिफाइड कर रहा है, ये दोनों कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइड कर रहे हैं। तो इसलिए जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा पोटेंशियल का, वो सिर्फ पी, आर और थीटा के टर्म्स में बनना चाहिए। किसके टर्म्स में बनना चाहिए, थीटा के टर्म्स में, पी, आर और थीटा के टर्म्स में। फाइनल एक्सप्रेशन जो पोटेंशियल का बनेगा वो इन तीनों के टर्म्स में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, देखो आपको हेडिंग लिख दी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, तो वो एनी पॉइंट इन दोनों कोऑर्डिनेट से डिफाइंड होगा। और फिर क्या कह रहा है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल की पहचान इससे होती है, किससे, उसके डाइपोल मोमेंट से। तो इसलिए फाइनल एक्सप्रेशन जो पोटेंशियल का बनेगा इस पॉइंट पे, वो इन तीनों के टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए, ठीक। तो इसके बारे में पहले हम बात लिख लेते हैं कि हम क्या क्या कंसीडर करें। तो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एट, कहाँ पे रखा हमने, ए पे, एंड प्लस क्यू एट बी, वो बी पे रख दिया हमने, है ना। एंड सच दैट, इस तरीके से रखा है सच दैट कि जो इन डाइपोल की लेंथ है ए बी, वो कितनी हो गई, 2l, है ना। और ये बहुत स्मॉल है, ये स्मॉल डिस्टेंस, आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्मॉल डिस्टेंस है। तो ये हमने लिख दिया इतना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस डाइपोल का जो सेंटर है उसी को ओरिजिन मान लेते हैं, यानी सारी कैलकुलेशन हम वहीं से करेंगे। तो लेट अस टेक ओरिजिन
एट द सेंटर ऑफ अ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर को ही हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। और इस पी पॉइंट को स्पेसिफाइड हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट को हम स्पेसिफाइड करेंगे आर और थीटा से। तो हम बोल देते हैं वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल। तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी वेयर ये पी पॉइंट किससे डिफाइंड है, वेयर ओ पी इज इक्वल टू आर वेक्टर एंड एंगल बी ओ पी, ये बी ओ पी आपका कितना है, थीटा। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं, इस जनरल पॉइंट पी को डिफाइन कर रहे हैं या स्पेसिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए आगे। तो अब हमें निकालना है कि ये डाइपोल यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो हम देखते हैं कि पहले ये पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाएगा। तो हमें पता ही है, देखिए कि एक पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास क्यू होता है तो वो अपने से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, इतना पोटेंशियल क्रिएट करता है ना एक पॉइंट चार्ज अपने से आर डिस्टेंस पे। तो यही यहाँ पे भी हम वही देखेंगे कि अगर हमें बताना है कि डाइपोल इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो हम पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, फिर देखेंगे कि ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, और फिर उन दोनों पोटेंशियल को जो यहाँ पे आया है ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, उन दोनों का एल्जेब्रिक एडिशन कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। और हम एल्जेब्रिक एडिशन क्यों करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना। तो अब हम वही देखते हैं कि पहले ये चार्ज यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, और फिर देखेंगे ये चार्ज यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, और तब इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस टू चार्जेस या ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम देखें तो हम उन दोनों का क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक एडिशन कर देंगे। तो देखो यहाँ ये वाला चार्ज यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, अगर आपको वो कैलकुलेट करना है तो पहले आपको ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, है ना। ये डिस्टेंस यहाँ पे मैं इसको डैश डैश करके अटैच कर देता हूँ इससे, ये बना दिया, ठीक। और इसको भी अटैच कर लेता हूँ इससे, क्योंकि इन दोनों डिस्टेंस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इस डिस्टेंस को सपोज मैं R1 मान लेता हूँ और इस डिस्टेंस को सपोज क्या मान लेता हूँ, R2 मान लेता हूँ। पर ध्यान रखना है फाइनल एक्सप्रेशन में ये दोनों डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पी पॉइंट इन दोनों से स्पेसिफाइड नहीं हो रहा, इन दोनों पोजीशन कोऑर्डिनेट से स्पेसिफाई नहीं हो रहा। पी पॉइंट ओनली स्पेसिफाइड है आर और थीटा से। तो फाइनल एक्सप्रेशन में ये दोनों टर्म नहीं दिखनी चाहिए आपको, ये हमने अपनी मर्जी से ले रखी, अपने कन्वीनियंट के लिए ले। तो लेट मैं बोल देता हूँ कि जो ए पी है आपका वो R1 हमने मान लिया यहाँ पे, एंड बी पी हमारा जो है हमने उसे R2 ले लिया। यह हमने अपने कन्वीनियंट के लिए निकाला, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जब ये चार्ज देखते हैं हम कि ये चार्ज यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो ये चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कि ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इन्हें R1 एंड R2 मान लिया है। पर फाइनली हम इन्हें रिमूव करेंगे बाद में। तो अब हम देखें कि पहले ये चार्ज यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, और फिर देखते हैं ये कितना बनाएगा, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इस कितना बनाएगा, तो उसको हमने V माइनस क्यू लिख दिया। V माइनस क्यू मतलब पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो कितना बनेगा 1/4πε0। मैंने आपको बता ही रखा कि एक पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल बनाता, 1/4πε0 क्यू। तो क्यू इस पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू है, तो यहाँ पे माइनस क्यू हम लिख देते हैं अपॉन आर। तो ये आर यहाँ पे हो गई R1, है ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है और सोर्स चार्ज ये है, तो ये R1 इतना पोटेंशियल बनाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली आप बोलेंगे कि ये प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो कितना बनेगा, इस आपका बन जाएगा V प्लस क्यू मतलब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू हमने बोल दिया 1/4πε0, और कितना बनता है Q, तो Q इस पे कितना है, प्लस का Q अपॉन R। तो ये R ही हो गई आपके पास। तो यहाँ पे R क्या है, R2, है ना। R जो होती है वो डिस्टेंस होती है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सोर्स चार्ज से, तो यहाँ पे R2। तो ये बन गया, तो इतना पोटेंशियल बन जाएगा
पी पॉइंट पे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और इतना पोटेंशियल बन जाएगा पी पॉइंट पे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो जो नेट पोटेंशियल बनेगा, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द डाइपोल, डाइपोल बोल दो या दोनों चार्ज बोल दो ना, डाइपोल इस, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि ये कितना पोटेंशियल बना रहा है, ये कितना पोटेंशियल बना रहा है, तो इस पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा ड्यू टू दीज टू चार्जेस, उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का जो नेट पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू दिस डाइपोल हो गया, क्योंकि ये दोनों चार्ज ही मिलकर तो डाइपोल बना रहे हैं। तो इसलिए नेट पोटेंशियल जो बनेगा पी पॉइंट पे ड्यू टू द होल डाइपोल या ड्यू टू दिस डाइपोल इज कितना बनेगा, इन दोनों के पोटेंशियल का सम हो जाएगा। तो पी पॉइंट का जो नेट पोटेंशियल बनेगा वो बन जाएगा वी माइनस क्यू प्लस वी प्लस क्यू। तो अब अगर हम इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं, देखिए है ना, मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 1/4πε0 कॉमन है दोनों में, और क्यू भी कॉमन है, तो q/4πε0, और यहाँ आया आपका 1/r2 माइनस 1/r1, ये आ गया जी आपका एक्सप्रेशन। तो पी पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल बना वो इतना बना, ड्यू टू दिस डाइपोल बोल दो या ड्यू टू दिस टू चार्जेस बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों चार्ज मिलकर ही डाइपोल बना रहे हैं। तो इतना पोटेंशियल बन गया नेट पी पॉइंट पे। अच्छा, अब क्या ये फाइनल एक्सप्रेशन है? नहीं, देखिए फाइनल एक्सप्रेशन ये नहीं है, क्योंकि हमें R1 एंड R2 गिवन नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो पी पॉइंट है जनरल पॉइंट, वो R से स्पेसिफाइड और थीटा से स्पेसिफाइड हो रखा है, ना कि R1 R2 से स्पेसिफाइड है। तो इसलिए आपको इन R1 R2 को रिप्लेस करना है, और किसके टर्म्स में रिप्लेस करना है? R, थीटा और L के टर्म्स में रिप्लेस करना है, क्योंकि ये हमें स्पेसिफाइड है यहाँ पे, है ना। तो आपको यहाँ R1 R2 हटाने हैं, क्योंकि ये तो आपने अपने कन्वीनियंट के लिए लिए थे ना। सिर्फ ये देखने के लिए आपने इनको R1 R2 को कंसीडर किया था कि ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ी थी। अदरवाइज हमारे सिस्टम में तो ये पी पॉइंट इनसे स्पेसिफाइड हो रखा है, तो हम इसलिए इन R1 R2 को यहाँ से रिमूव करेंगे इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा एंड L। तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, पहले देखो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया मैंने, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन के ऊपर, ए पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओपी लाइन पे। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, और इस पॉइंट का नाम मैंने कुछ भी दे दिया, जैसे सी नाम दे दिया इस पॉइंट का, ठीक है, ये सी नाम दे दिया। तो अब आपको समझ में आ रही होगी बात, फिगर से समझ में आ रहा होगा कि जो हमें निकालना है R1, क्या निकालना है? R1। तो जो R1 है हमारा, यानी AP, जिसको हम AP भी बोल रहे हैं, वो कितना है? अगर मेरे को ये निकालना है तो मैं कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस को ऐड कर लेता हूँ, है ना। क्या कर लेता हूँ कि अगर हमें R1 चाहिए, तो आपको पता है जो R1 होगा वो क्या होगा, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गई हैं, ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी लगभग, है ना। थोड़ा सा आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर लगभग बराबर होंगी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से आपने परपेंडिकुलर मारा है, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से मार दिया, इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर है आपकी। तो यानी जो आपका R1 है वो किसके बराबर है? CP के बराबर है, आप ये बोल सकते हैं CP डिस्टेंस के बराबर है। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं, तो CP के बराबर है। तो अब अगर मेरे को R1 निकालना है, तो R1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, जो CP है वो क्या है? तो CP आपका है OP प्लस OC, यही तो हम लिख सकते हैं, OP प्लस OC, यही आपका R1 बनेगा। और इससे क्या हुआ ना, देखिए ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ आपके, ऐसे लिखने से ये फायदा हुआ कि जो R1 है वो देखो R के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है, दिख रहे हैं ना आपको। अभी देखिए यहाँ पे ये R आ जाएगा, तो R1 इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया आपका OP की वैल्यू कितनी है? R। तो यही हम चाह रहे थे कि हमारे R1 R2 किसके टर्म्स में रिप्लेस हो जाए? R के टर्म्स में रिप्लेस हो जाए, प्लस OC। अब ये OC हमें गिवन नहीं है, तो इस OC को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, आपको ये कैलकुलेट करना है ना OC, तो आप इसको ऊपर रख दीजिए, सबसे आसान तरीका होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ना, इसको ऊपर रख दीजिए जिसे आपका कैलकुलेट करना है, और जो आपको गिवन है उसको आप नीचे लिख दीजिए। तो गिवन ये है आपको, देखो ये L हो गई, तो इसको आप नीचे लिख दीजिए। तो इस एंगल के लिए थीटा बन गया ना। अब आप देख लीजिए इस थीटा के लिए क्या बना? परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, और ये बन गया आपका हाइपोटेनस। तो क्या हो गया आपका ये थीटा इक्वल्स टू बना आपका
ये बन गया बेस और अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है? कॉस थीटा में, है ना। कॉस थीटा इसको होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से ओसी कितना आ गया? एल कॉस थीटा। ये देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ऐसी करिए, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करिए, जिसे कैलकुलेट करना है उसे रखिए ऊपर, जो गिवन है उसे रखिए नीचे, और फिर उसके हिसाब से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका डिफाइन कर दीजिए। तो ओसी आपका कितना बन गया? ओसी आपका बन गया एल कॉस थीटा, ये बन गया आपका। तो देखिए जो R1 है वो R और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया या नहीं हुआ? हुआ ना, यही हम चाह रहे थे, क्योंकि जो P पॉइंट है वो R और थीटा से स्पेसिफाइड हुआ है, ना कि R1 से स्पेसिफाइड हुआ था, तो ये हमने निकाल दिया। सिमिलरली आप अब किसको निकालेंगे? R2 को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ R और थीटा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने B पॉइंट से, ये 90 डिग्री हो गया आपका, और इसका नाम मैंने दे दिया D। ठीक, तो अब आपको जो नजर आ रहा है कि जो R2 है वो कितनी है? R2 आपकी किसके इक्विवेलेंट है? देखिए ये जो आपके R2 है, क्योंकि यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यानी अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो आप बोल सकते हैं कि आपकी जो R2 है वो DP के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, लगभग बराबर हो जाएंगी ये डिस्टेंसेस। कौन सी? DP और BP, यानी जो R2 आपका है BP, वो डिस्टेंस बराबर हो जाएंगी। अच्छा, अब आप DP को कैसे लिख सकते हैं? तो DP को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए DP को आप लिखते हैं, DP को आप लिख सकते हैं OP माइनस OP माइनस DP, सॉरी DP लिखना ना मैं, तो DP को क्या लिखा हमने? OP माइनस OD लिख दिया ये, कि अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है OPD या DP निकालनी है ये डिस्टेंस, तो हम ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी। और ये डिस्टेंस किसके बराबर है? R2 के बराबर है, लगभग बराबर है ना, एग्जैक्ट नहीं होती है, पर उससे कैलकुलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों डिस्टेंसेस लगभग बराबर होंगे। तो आप DP को कितना लिख देंगे? DP को लिख देंगे OP माइनस OD, ये लिख देंगे आप। ठीक, तो यानी R2 इसको आ जाएगा आपका OP। अब OP की वैल्यू कितनी है? OP की वैल्यू है R, तो देखिए आ गया ना R2 भी R के टर्म्स में, माइनस अब आपको OD निकालना है, OD निकालना है। तो OD कैसे निकालेंगे आप, है ना, देखिए आपको पता है ये एंगल भी 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, तो इस एंगल के हिसाब से ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, और ये बन गया आपका हाइपोटेनस। तो अब आपको OD निकालना है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि जिसको निकालना उसको रखो ऊपर, जो गिवन है उसे रखो नीचे। तो ये गिवन है, ये आपका L हो गई, तो L हमने रख दिया नीचे। तो इस एंगल के हिसाब से क्या बना, देखिए इस एंगल के हिसाब से ये बना परपेंडिकुलर, ये बना हाइपोटेनस, और ये बन गया बेस। तो आपने क्या किया? OD यानी बेस और अपॉन L यानी हाइपोटेनस, तो ये बन गया आपका कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से भी आप OD को बोल सकते हैं, क्या बन गया आपका? L कॉस थीटा बन गया। बना या नहीं बना? तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसे? L कॉस थीटा बन गया। तो R2 भी आपका आ गया, ठीक है ना, R2 भी आपका आ गया, तो ये L कॉस थीटा बन गया आपका। तो आपने R1 भी निकाल दिया, ये आपका R1 आ गया, और ये R2 आ गया। अब देखिए R2 भी कन्वर्ट हो गया R और थीटा के टर्म्स में, और R1 भी कन्वर्ट हो गया R और थीटा के टर्म्स में। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि जो R2 है, ये जो R2 है ये लगभग इसके बराबर है, DP के बराबर है ना, मैंने इक्वल नहीं बोला उसे, लगभग बराबर बोला है। क्या होता है ना, ये एजम्पशन लेके ये डेरिवेशन काफी शॉर्ट हो जाता है, अदरवाइज आप और तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल वही आएंगे आपके, आंसर में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा आपको, अगर हम थोड़ा सा ये एजम्पशन ले लेते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और ये एजम्पशन हम बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ पे, कि आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे बराबर हो गई, या अभी जो मैंने बोला था कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमने जब यहाँ पे बराबर करी थी, है ना, हमें बोल दे रहे थे कि ये डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ पे हमने बोल दिया था कि जो R1 है वो CP के बराबर है, तो यहाँ पे मैं इसको इक्विवेलेंट बना दूँ पहले ये। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये ऐसे कैसे कर दिया आपने। देखिए एजम्पशन मान सकते हैं आप बिल्कुल भी, क्योंकि इससे काम काफ़ी आसान हो जाएगा और रिजल्ट वही आएंगे जो आपके आते हैं रिजल्ट।
अब ठीक है, मान तो सकते हैं हम, पर क्यों मान सकते हैं ना, उसके पीछे लॉजिक भी होना चाहिए। तो देखिए लॉजिक बड़ा सिंपल है कि क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस बहुत कम है। आप इस चीज़ को भी तो गौर करिए ना, ये डिस्टेंस बहुत कम है भैया, ये तो एंगस्ट्रॉम रेंज की है, ना के बराबर है, इतनी सी भी नहीं है डिस्टेंस, बहुत कम है ये डिस्टेंस। ये जो ये चीज़ है वो ये इतनी की के बराबर भी नहीं है। तो जब ये चीज़ बहुत छोटी है, ये चीज़ बहुत छोटी है, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटी है, एंगस्ट्रॉम रेंज की है, तो ये पॉइंट अगर यहाँ पे भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है फिर उसमें ना, तो इसलिए हम इस एजम्पशन को मान दे रहे हैं यहाँ पे। और इस एजम्पशन के लेने से काफ़ी काम आसान हो जाएगा कह रहा हूँ मैं, इसीलिए मैंने ये एजम्पशन भी लिया है यहाँ पे कि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को बराबर कर दिया, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को बराबर कर दिया, ठीक। और अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये डिस्टेंस कैसे बराबर हो गई, ये तो बराबर होनी नहीं चाहिए, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि सर वो एजम्पशन है, हम कौन सा बराबर बोल रहे हैं, हम तो इक्विवेलेंट बोल रहे हैं ना उसको। और इसलिए इक्विवेलेंट बोल रहे हैं क्योंकि जो डायपोल की लेंथ है वो बहुत छोटी है, तो तब हम ये एजम्पशन ले सकते हैं, अदरवाइज हम ये एजम्पशन नहीं ले सकते। तो हमने ये एजम्पशन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे फिट बैठ जा रहा है, कर सकते हैं हम ऐसा एजम्पशन, क्योंकि डायपोल बहुत छोटा है। और इस एजम्पशन को लेने से फायदा क्या मिल रहा हमें कि हमारा डेरिवेशन काफ़ी छोटा हो जा रहा है। अदरवाइज आप वेक्टर एडिशन का रूल लगा के भी कर सकते हैं इसको, है ना, चाहे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी आप इनको, जैसे R1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ R और थीटा, तो आप पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में भी, मतलब वेक्टर ट्रायंगल रूल लगा के भी इसे कर सकते हैं। पर मैंने नहीं किया, कुछ नया थोड़ा सा देखा हमने, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कह रहा हूँ मैं, और इससे काम आसान हो जाएगा आपका, है ना। तो ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तभी बराबर होंगी जब डायपोल की लेंथ बहुत छोटी होगी, और वो रियल में होती है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, डायपोल की लेंथ रियल में छोटी होती है। पर अगर सपोज डायपोल की लेंथ बहुत बड़ी होती तो फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को हम बराबर नहीं ले सकते थे, या इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को हम बराबर नहीं ले सकते थे। तो इस बात को आप गौर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट लिख दें, इक्विवेलेंट लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, इसको इक्विवेलेंट लिख दूंगा, ठीक है। इस बात को आपको गौर करना है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं वीपी के सामने, तो वीपी तो आपका आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0, और यहाँ से R1 की वैल्यू हम R2 की वैल्यू रखते हैं, तो R2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी आई थी हमारी निकल के, R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा, और माइनस 1 अपॉन R1 की वैल्यू हमारी आई थी, यहाँ से देख लीजिए आप, R1 की वैल्यू हमारी आई थी R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। पर ये सिर्फ तभी आ सकता है कह रहा हूँ मैं जब आपकी डायपोल की लेंथ बहुत छोटी हो, और वो रियल में होती प्रैक्टिकली, इसलिए हमें ऐसा करने में कोई हिचक नहीं हो रही है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसे, तो हमारा वी पी इक्वल्स टू बन गया क्यू अपॉन 4πε0। और देखिए जरा, ये ऐसा टाइप हो गया, आपको बचपन से पता है a माइनस बी और a प्लस बी, है ना, तो इसको आप क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप से आप लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन आपकी आई है ना, ये a और इसको b मान लीजिए आप, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो आप इसको क्या ले लेंगे, इसको आप ले लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख लिया आपने। अब इसको एलसीएम लेके हमने कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका R प्लस एल कॉस थीटा, है ना, ये दोनों एलसीएम ले लिया ना मैंने, तो ये करके, और ये माइनस, और यहाँ क्या बचेगा आपका R माइनस एल कॉस थीटा, ये बन जाएगा आपका, है ना। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, तो वी पी इक्वल्स तो आपका बन गया क्यू अपॉन 4πε0, और यहाँ देखिए क्या हुआ, इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा जब खुलेगा तो, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो एल कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 2l कॉस थीटा बन जाएगा आपका, और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपका। ये बन गया आपका पोटेंशियल। अब देखिए क्या है, क्योंकि ये पोटेंशियल किसका बनाया हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल का बनाया हुआ पोटेंशियल, तो इसमें थोड़ा सा डायपोल वाली फीलिंग भी आए तो अच्छी बात है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं 2l इंटू क्यू को p लिख देते हैं अपॉन 4πε0 और इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये बन गया जी आपका एक्सप्रेशन, इतना बन गया आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमें पता है सिंस पी इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू 2l, और ये हमने क्यों रखा, क्योंकि ये डायपोल का बनाया हुआ पोटेंशियल है, तो थोड़ा सा डायपोल वाली फीलिंग भी आई इसमें तो अच्छी बात होती है, क्योंकि डायपोल की पहचान होती है उसके डायपोल मोमेंट से। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन बना ये। अब इस एक्सप्रेशन में हम एक एजम्पशन मान लेंगे, है ना। क्या एजम्पशन मान लेंगे, वो एजम्पशन भी क्या है, वो है रियल में कि जो आपकी एल है,
देखिए वो काफ़ी कम है आर के कंपैरिजन में। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ भैया कि जो डाइपोल की लेंथ है वो एंगस्ट्रॉम की रेंज की है, और अगर ये आर 1 सेंटीमीटर भी होती है तो आप सोच सकती हैं कि अगर ये एंगस्ट्रॉम है यानी 10⁻⁸ है ये, एक एंगस्ट्रॉम है ना, और ये अगर 1 सेंटीमीटर भी हो गई आपकी आर, तो ये डाइपोल की लेंथ आर के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गई, नहीं हो गई? तो जब डाइपोल यानी 2L ही आर से बहुत कम है, तो एल तो ऑटोमेटिकली आर से बहुत कम होगा, नहीं होगा? तो अगर एल आर से बहुत कम है, और ऐसा है भी रियल में कि जो डाइपोल की लेंथ है वो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस से क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, तो अब आप इस आर के साथ इस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ी चीज़ है ये, और बहुत बड़ी चीज़ में से अगर आप बहुत ही छोटी चीज़ को माइनस कर भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता भी है कि कॉस थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगी, 1 तक ही तो जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू भी। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये टर्म काफ़ी छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लगभग 0 लिख सकते हैं। 0 मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। तो हमारा जो नेट पोटेंशियल बन जाएगा पी पॉइंट पे, वो कितना बनेगा, P/4πε0 इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए इतना पोटेंशियल बन जाएगा। तो पी पॉइंट का जो नेट पोटेंशियल बना वो इतना बन गया हमारा। इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है सीधे सीधे, ठीक है ना, कि जनरल पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना पोटेंशियल बनाता है, इतना पोटेंशियल बनाता है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप कि जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें पी थीटा और आर ही आपको दिख रहे हैं। यही बात मैं आपको बता रहा था कि जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा उसमें पी थीटा और आर ही दिखने चाहिए आपको, क्योंकि डाइपोल स्पेसिफाइड है पी से और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी डिफाइंड है थीटा और आर से, तो इसलिए फाइनल एक्सप्रेशन पोटेंशियल का जो बना उसमें ये टर्म्स इसीलिए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये बन गया आपका, है ना। तो अब हम बोल सकते हैं देखिए कि हमारा जो पी पॉइंट पे पोटेंशियल बना जिसको हम जनरल पॉइंट बोलते हैं, तो जनरल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनता है एक डाइपोल के द्वारा, 1/4πε0 पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू, आर स्क्वायर सॉरी, ये देख लिया आपने, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एक डाइपोल जनरल पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है। तो अगर हम इसे एक्सीएल के लिए कन्वर्ट कर दें, अब इसमें मैं स्पेशल केस बना देता हूँ, है ना, क्योंकि अब आपको पता आपने जनरल कर दिया तो इससे सारे केस डिस्कस हो जाएंगे, जनरल वाले से सारे केस डिस्कस हो जाते हैं। तो अब अगर हम बोलते हैं कि ये पी पॉइंट जो है आपका, ये पी पॉइंट यहाँ ना रह के यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना, ये पी पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ पे आ गया, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और ये पॉइंट, तो इसलिए एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा कितना कर देंगे, बस इसमें 0 पुट कर देंगे हम, तो हमारा एक्सियल पॉइंट पे निकल आ जाएगा। तो इफ हम बोलेंगे पॉइंट पी ऑन दी एक्सियल लाइन, अगर पॉइंट पी कहाँ पे आ गया, एक्सियल लाइन पे आ गया ऑफ द डाइपोल, तो दैट इज यानी थीटा कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री हो जाएगा। यही तो होगा, देखिए अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे आ गया तो, है ना, यहाँ पे आ गया तो थीटा 0 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आर हो जाएगी, ये डिस्टेंस आर हो जाएगी आपकी, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो बस इसमें थीटा 0 पुट कर देना है, तो ये नेट पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल आ जाएगा एक्सियल पॉइंट पे, है ना, कि पी जो पॉइंट है एक्सियल पॉइंट, वहाँ पे नेट पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल हो जाएगा, जो वो होगा आपका 1/4πε0 पी और कॉस थीटा, तो कॉस कितना रखेंगे, थीटा के सामने आप रखेंगे 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1, और अपॉन आर स्क्वायर। तो एक डाइपोल अपने एक्सियल पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है। अच्छा, अब हम सिमिलरली अगर देखें कि ये डाइपोल अपने इक्वेटोरियल पॉइंट पे, है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट, इस लाइन में जो पॉइंट पड़ेंगे उनको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये जो डाइपोल है वो अपने इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, अब हम वो देखते हैं। तो इस पी पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये देखिए पी पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, और अब ये डिस्टेंस आर हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो अब ये पॉइंट अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये पॉइंट आप जनरल पॉइंट ना बोल के क्या बोला जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट, और अब इस इक्वेटोरियल पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, आर। तो बस हमें कुछ नहीं करना कि इस जनरल वाले में अगर हम थीटा 90 पुट कर दें तो ये इक्वेटोरियल के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ तक आते आते 90 हो जाएगा ना। तो इसलिए जब जनरल पॉइंट का आपको पता है तो और आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखना है कि ये डाइपोल इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाएगा,
तो अब बस आप इस थीटा को 90 पुट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ये पॉइंट यहाँ आएगा तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो सेकंड केस हम इसे बोल देते हैं कि इफ पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, तो दैट इज यानी उसके लिए क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और आपको पता है cos 90 कितना हो जाता है 0, तो इसलिए P एट इक्वेटोरियल पॉइंट कितना बन जाएगा, यानी नेट पोटेंशियल एट P पॉइंट विच इज इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P और cos 90 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू अ डाइपोल आ जाएगा आपका 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये सब 0 हो जाएगा। ये देखिए ये है आपका नेट पोटेंशियल। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डाइपोल के जो इक्वेटोरियल पॉइंट होते हैं वहां पे डाइपोल 0 पोटेंशियल क्रिएट करता है। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि all the equatorial points of a dipole has a 0 potential due to this dipole। ठीक है, कि डाइपोल के जितने भी इक्वेटोरियल पॉइंट होते हैं उन सब पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है ड्यू टू दिस डाइपोल। यानी ये जो डाइपोल है ये इन इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे कुछ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर पाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डाइपोल अपने इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाता है 0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाता है। तो यहाँ पे जरा अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखा दूँ, जैसे इस टाइप से मैंने ग्राफिकल फॉर्म में दिखा दी, देखिए यहाँ पे है ना, और ये मैंने एक्सियल लाइन बना दी, और ये कौन सी लाइन बना दी, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक। और ये मैंने एक डाइपोल रख दिया यहाँ पे, ये ओरिजिन ले लिया O और ये डाइपोल रख दिया मैंने यहाँ पे -Q A और ये +Q B पॉइंट पे, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने कितनी मान रखी थी L, और ये भी कितनी ली थी L, ये रखा था हमने डाइपोल। तो ये डाइपोल के कौन से हो गए एक्सियल पॉइंट, और ये हो गए डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट, ये रखा हमने डाइपोल। तो अब मैं L के गैप में बनाते रहता हूँ ना, ये भी L का गैप ले लिया मैंने, ये भी L का गैप ले लिया, और ये भी ऐसे L का गैप ले लिया, ऐसे L के गैप में बना लेता हूँ मैं, जैसे ये L गैप हो गया, ये भी L गैप मैं ले लिया। L को आप बोल सकते हैं हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ डाइपोल है, तो ये ले लिया मैं। तो ये जो सारे पॉइंट हैं आपके, है ना, जैसे इन पॉइंटों को मैं नाम दे देता हूँ ABCDE, है ना, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने FGHI। तो ये जो आपके ABCDE वाले पॉइंट हैं ये सब कौन से पॉइंट हैं, एक्सियल पॉइंट है, और ये जो FGHI पॉइंट है वो आपके कौन से पॉइंट हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट है इस डाइपोल के लिए। तो अब अगर मैं पूछूं कि इस F पॉइंट पे ये जो डाइपोल है आपका, है ना, ये जो डाइपोल है आपका, यहाँ पे मैं इसको दूसरे पेन से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो आपका डाइपोल है, ये वाला डाइपोल, ये जो AB डाइपोल है आपका, ठीक। तो ये जो डाइपोल है आपका वो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनाएगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट F ड्यू टू दिस डाइपोल, और वो कितना बनेगा 0 बनेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था 0 बनेगा। अच्छा, G पॉइंट पे जो डाइपोल पोटेंशियल बनाएगा, ये डाइपोल इस G पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो अगेन 0 पोटेंशियल बनाएगा। और ये डाइपोल इस H पॉइंट पे भी कितना बनाएगा 0 पोटेंशियल बनाएगा, है ना। तो इन सारे पॉइंट पे पोटेंशियल 0 देखने को मिलता है आपको। जबकि अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल बोलूँ तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने मान लिया कि सपोज V बनेगा और उस V की वैल्यू इतनी होगी, है ना। इस पॉइंट पे सॉरी इस पॉइंट पे नहीं, यहाँ पे से करते हैं हम स्टार्ट, है ना, यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये डायपोल जो है वो अपने सेंटर से L डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल बना रहा है। सपोज यहाँ यहीं पे ले लेता हूँ मैं, V पोटेंशियल बना रहा है ना। ये डायपोल जो है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो अपने सेंटर से L डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल बना रहा है, सपोज V पोटेंशियल बना रहा है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनाएगा ये इलेक्ट्रिक डायपोल वो कितना बनाएगा, इसका V/4 बनाएगा। यहाँ पे कितना बनाएगा V/ आपका 9 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बनाएगा V/16 बन जाएगा। ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए, है ना। R के सामने क्या रखेंगे आप पहले L, तो कितना बन जाएगा, R के सामने L रखेंगे, तो R के सामने L रखेंगे तो B पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा
के, इसको मैं के लिख देता हूँ, पी अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, इतना बन जाएगा। अच्छा, अगर सी पॉइंट का पोटेंशियल हमें देखना है कि सी पॉइंट पे कितना बनेगा, तो क्या होगा, के पी अपॉन इसकी डिस्टेंस सेंटर से तो कितनी है, ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर से होती है ना, तो सेंटर से तो कितनी डिस्टेंस पे हो गया ये सी पॉइंट, सेंटर से 12 डिस्टेंस पे हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर, तो यानी वी सी कितना है, के पी अपॉन 4 एल स्क्वायर। तो ये के पी अपॉन एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम वी भी लिख सकते हैं, और अपॉन क्या हो गया आपका 4 हो गया, और वी पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का पोटेंशियल हमने कितना बोला है, वी बोला है, तो इसका मतलब सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, v/4 हो गया। ठीक, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इस डी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बनेगा, v/9 बनेगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 3l लिखा जाएगा, है ना। और ई पॉइंट का जो पोटेंशियल बनेगा वहाँ पे कितना बनेगा, v/16 बनेगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 4l लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ध्यान रखना, ये एल का, ये आर जो होती है यहाँ पे, वो कहाँ से मीजर होती है, सेंटर से मीजर होती है ना, सेंटर ऑफ द डायपोल से मीजर होती है। और किसकी डिस्टेंस होती है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल।